हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लेसन कंप्लीट होने के बाद अब हम शुरू करेंगे इस लेसन में से और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की और जो अपनी वार्षिक परीक्षाएं विभिन्न वर्षों में जो हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है 20% W/W, 20% W/W जलीय H2SO4, 20% W/W जलीय H2SO4 की मोलकता ज्ञात कीजिए। मोलकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। मोलैलिटी ज्ञात करनी है, हमें मोलैलिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रकार का जब कोई प्रश्न आपको दे तो पहले यूं समझिए, अगर W/W दिया परसेंट में तो याद रखना इसमें 20 ग्राम तो विलेय पदार्थ है और 80 ग्राम विलायक है। यानी W/W का अर्थ है कि वेट यानी भार, W का अर्थ क्या, वेट है, भार है, वजन है। तो विलेय पदार्थ है वो भी तो ग्राम के रूप में या किलोग्राम के रूप में, और जो विलायक है वो भी ग्राम के रूप में या किलोग्राम के रूप में। तो हमें छोटी इकाई के रूप में यहां ग्राम लेना है। तो विलेय पदार्थ भी ग्राम में और विलायक भी ग्राम में, तो उसे बोलेंगे W/W, यानी दोनों की ग्राम मात्राएं, विलेय पदार्थ की ग्राम मात्रा, विलायक की ग्राम मात्रा, तो उसे W/W कहा जाएगा। और परसेंट दिया है तो परसेंट हम 100 के आधार पर निकालते हैं। तो जब 20 ग्राम जलीय H2SO4 यानी कहने का अर्थ 20 ग्राम H2SO4 हो जाएगा, तो शेष पीछे 100 के हिसाब से देखें तो 80 ग्राम पीछे जल हो जाएगा, अर्थात विलायक हो जाएगा। तो यहां पदार्थ यानी पदार्थ का अर्थ हम WB बोलते हैं, अर्थात विलेय पदार्थ बोलते हैं। तो यहां विलेय की मात्रा हो जाएगी 20 ग्राम और WA होता है विलायक, और विलायक हो जाएगा यहां पर आपके 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम। और अब मोलकता ज्ञात कर देंगे। तो मोलकता का याद रखना समोल m बराबर सूत्र होता है। मोलकता ज्ञात करने तो समोल m बराबर सूत्र होता है, और हम लिखते हैं विलेय का भार ग्राम में बटे में विलेय का अणु भार गुणा 1000 बटे विलायक का भार, 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। तो अब हम हल लिख देंगे। विलेय का भार यानी H2SO4 बोला है आपने 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ऊपर आ जाएगा बटे में, उसके बाद में आपके विलायक का अनुभार, सॉरी विलेय का अनुभार। विलेय कौन है? H2SO4 तो है। 20 ग्राम जो आप पानी में घोल रहे हो तो वो H2SO4 वो विलेय है। विलेय H2SO4 का अनुभार, ध्यान देना, H2SO4 का अनुभार देखिए यहां 2H है, 2H का 2 हो जाएगा। सल्फर आवर्त सारणी में 16 नंबर पर आता है, तो 16 का दुगना 32, सल्फर का द्रव्यमान 3200 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां तो ऑक्सीजन 4 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64 हो जाएगा। इस प्रकार से ये टोटल 98 बन जाएगा। तो बटे में 98 लगा देंगे, और सूत्र के अनुसार 1000 बटे में विलायक का भार, विलायक जैसे पानी होता है, तो आपने इस H2SO4 को और लिखा है जलीय, तो जाहिर सी बात है जल में ही घोला है, तो यहाँ विलायक है उसकी मात्रा, जल की मात्रा 80 ग्राम हो जाएगी, तो 80 ग्राम हो जाएगी। इस प्रकार से जब आप इसको यूं इस प्रकार से कैंसिल करोगे तो फिर ये मात्रा आपके लगभग आ जाएगी 2.55 m समोल m। तो मोलकता 2.55 m लिख दोगे, स्मॉल m लिख दोगे तो हो जाएगी मोलकता। तो इस प्रकार से ये अपना उत्तर बन जाएगा। एक आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक एवं प्रेक्षित
एक आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक एवं प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 30 और 58.2 है। 30 और 58.2 है। तो इस यौगिक का वांट हॉफ गुणांक I तथा वियोजन की मात्रा जिसे अल्फा कहते हो आप, वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात कीजिए। हमारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एक आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक और प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 30 और 58.2 है। तो इस यौगिक का वांट ऑफ गुणांक I और वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, यौगिक आपको AB दिया है, पर्टिकुलर यौगिक का नाम ना देकर के और AB दिया है, तो AB है। जब आप इसको पानी में डालोगे, विलायक में डालोगे, तो ये इस प्रकार से वियोजित हो जाएगा, A प्लस बन जाएगा और B माइनस का बन जाएगा। यहां देखिए, एक कण है, कितना कण है? एक कण है, और कितने कण बन गए? 2 बन गए। A प्लस और B माइनस यानी 2 कण बन गए, तो 1 से 2 बन गए। तो याद रखना ये बात कि इसका डिवाइडेशन इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, ये टूट जाएगा आयनों में। अब हमें दिया क्या है? प्रेक्षित अणुभार दिया है और सैद्धांतिक अणुभार दिया है 30 और 58। तो हम यहां वांट ऑफ गुणांक I ज्ञात कर लेते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक I बराबर, याद रखना, ऊपर तो आएगा प्रेक्षित अणुभार, क्योंकि इसमें तो अणुभार दिया हुआ है, तो प्रेक्षित अणुभार तो ऊपर आ जाएगा, वो लिखेंगे। बटे में सैद्धांतिक अणुभार, तो यहां सैद्धांतिक अणुभार नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। I इजिकल टू प्रेक्षित अणुभार अपॉन सैद्धांतिक अणुभार। तो याद रखना, प्रेक्षित अणुभार यहां लिखा है मैंने क्रमशः लिखा है, तो पहले सैद्धांतिक है फिर प्रेक्षित है। तो 30 वाली वैल्यू तो सैद्धांतिक की है और प्रेक्षित की 58.2 है। तो यहां 58.2 है वो प्रेक्षित है, बटे में 30 सैद्धांतिक है। जब आप इसको हल करोगे तो 30 दूनी 60 यानी 2 तो नहीं, तो 1.94 प्राप्त हो रहा है। 1.94 I का मान 1.94 प्राप्त हो जाएगा, यानी वांट ऑफ गुणांक का मान 1.94 प्राप्त होता है। तो हमने इसमें से 2 प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, वांट ऑफ गुणांक I का मान 1.94 प्राप्त होता है, प्राप्त कर लिया। अब दूसरा, वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करते हैं। तो वियोजन की मात्रा अल्फा इजिकल टू, अगर आपको याद आ रहा है, सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? I-1 बटे में n-1, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा अल्फा इजिकल टू I-1 बटे में n-1, हमने डेरिवेशन से इसको निकाला था। यहां I तो वांट ऑफ गुणांक है, जिसकी वैल्यू ये लगा देंगे, और n कणों की संख्या। जो यौगिक आप यहां ले रहे हो, उस यौगिक को आप विलायक में डालोगे, विलायक में डालने पर वो कितने कण दे रहा है, वो कणों की संख्या। तो यौगिक कौन था? A B इकट्ठा था, जब विलायक में डाला तो A प्लस B माइनस 2 कण बन गए, तो n की वैल्यू 2 हो गई। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो अब निकाल देते हैं, अल्फा बराबर I की वैल्यू ये रही 1.94, तो 1.94 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू ये 2 कण, तो 2 माइनस 1। और जब आप इसे हल करोगे, 1.94 में से 1 घटाइए, तो आपके पास ये 0.94 बच गया। यहां शून्य लगा देता हूं, 0.94 बच गया और बटे में 1 आ गया। तो बटे में 1 आने का अर्थ है कि यही राशि वापस आ गई। अब इतना वियोजन आ गया अल्फा के रूप में, इतना वियोजन यहां आया। इसे परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो परसेंट में कन्वर्ट करूं तो ये वाला आपके हटा देते हैं शून्य,
और यहां गुणा 100% के लिहाज से, तो 94%, 94% इसका वियोजन होता है। तो अल्फा वियोजन की मात्रा 94% प्राप्त होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रोटीन के 0.02, प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, यानी इतना लीटर जल है, विलायक है, और प्रोटीन घुला हुआ है उसमें इतना, तो बन गया सॉल्यूशन। 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर इस विलयन 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब यानी ये पाई का मान है, परासरण दाब 2.57 गुणा 10⁻³ बार है। ये परासरण दाब की वैल्यू दी है हमें 2.57 गुणा 10⁻³ बार, इतनी परासरण दाब की वैल्यू है। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो हम हमारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न पढ़ रहे हैं, या कि प्रश्न पूछा गया है, तो आप हल करोगे तो ध्यान देना। पहले यहां पूछा है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान पूछा है और एक परासरण दाब दिया है। तो परासरण दाब तो अणु संख्या गुणधर्म है, और मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो परासरण दाब का हम मोलर द्रव्यमान के साथ जो संबंध है वो देखते हैं। तो आप पढ़ के आए हो कि कोई विलय पदार्थ है, उसका आप अणुभार अणु संख्या गुणधर्मों के हिसाब से जब निकालते हो तो यूं होता है, जैसे परासरण दाब में पदार्थ का अणुभार बराबर विलय की मात्रा, यानी विलय पदार्थ है उसकी मात्रा ग्राम में, और R × T, R गैस नियतांक, T परमताप, और बटे में पाई × V, पाई परासरण दाब, और V विलयन का आयतन। V क्या है? विलयन का आयतन। ठीक है, इस प्रकार से आयतन यहां लीटर में दिया है, तो यहां ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां आयतन मिलीलीटर में दिया होता तो ऊपर हम 1000 लगा लेते। हमारे प्रश्न में यहां लीटर दिया हुआ है, देखिए 2 लीटर दिया है, ये V की वैल्यू लीटर में दी है, तो हमें ऊपर गुना में 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनिए, WB विलय पदार्थ जिसको आप घोलते हो पानी में, जैसे यहां देखो 2 लीटर जल में क्या है, 1.26 ग्राम प्रोटीन, ये है विलय पदार्थ। WB की वैल्यू है, ये विलय पदार्थ प्रोटीन है जिसको आप पानी में घोल रहे हो, तो WB की वैल्यू 1.26 ग्राम आ जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं बराबर करके 1.26 WB की वैल्यू, यानी विलय पदार्थ की मात्रा आ गई, गुणा R ध्यान रखना, हालांकि प्रश्नों में दिया होता है, इस प्रश्न में R की वैल्यू दी थी, लेकिन हमें R की वैल्यू याद रखनी है। R की वैल्यू वहां एग्जाम में दी थी 0.082 लीटर एटीएम और मोल इनवर्स और कैल्विन इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। लीटर एटीएम मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स गैस नियतांक R का मात्रक है। तो यहाँ R की वैल्यू हमें दी हुई होती है, अगर ना दी हुई हो तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिहाज से उस वैल्यू को जरूर याद रखिएगा, ये हमारे अंकित प्रश्नों में काम आती है। और तो R की वैल्यू T परमताप देखिए यहां आपको डिग्री में केल्विन में दिया हुआ मिलेगा, ये देखिए 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन है, तो यहाँ T की वैल्यू 300 हो जाएगी, तो गुणा में 300 लगा देंगे, बटे में अब देखिए पाई होता है परासरण दाब की वैल्यू 2.57 गुणा 10⁻³ बार लिखा है ना,
बार, एटीएम, पास्कल, ये सारे दाब की मात्रक है। तो पराश्रय दाब पाई ये वैल्यू हो जाएगी 2.57 गुणा 10 की पावर -3। और v आयतन, आयतन देखिए लीटर में दिया 0.2 लीटर, ठीक है ना, 0.2 लीटर में दी है वैल्यू, तो हमने ऊपर 1000 नहीं लगाया, तो यहां आप 0.2 कर दीजिए, 2 यानी 0.2 लीटर है। अब जब आप इसे हल करके सारे को लाओगे तो याद रखना, हल कर लेना थोड़ा सा, ये 56.03 प्राप्त होता है। अनुभार कितना प्राप्त होता है? 56.03, जिसे आप यहां ऊपर मात्रा ग्राम में दी हुई, तो आप ग्राम और मोल इनवर्स बोल सकते हो, ग्राम प्रति मोल कह सकते हो, क्योंकि ऊपर मात्राएं विलेय पदार्थ ग्राम में दी तो आप आने वाले अनुभार को ग्राम मोल इनवर्स बोल सकते हो। अगर ऊपर मात्रा यहां किलोग्राम में दी हुई तो आप अनुभार को किलोग्राम मोल इनवर्स बोल सकते हो, इस प्रकार से। तो ये अनुभार प्राप्त हो गया हमने, और यही वैल्यू हमें प्राप्त करनी थी इस प्रश्न में। उस ताप की गणना कीजिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज जम जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, हमारे एग्जाम में पूछा है, केएफ दिया था ब्रैकेट में, और केएफ की वैल्यू 1.86 किलो यानी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी हुई थी। प्रश्न को समझिए, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में, जल मतलब यहां विलायक है, ये विलायक की मात्रा है, उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज, ये विलेय पदार्थ की मात्रा है। 250 ग्राम विलायक है और विलेय पदार्थ की मात्रा 54 ग्राम है, और ग्लूकोज जम जाएगा, यानी हिमांक में अवनमन। जमना कब होता है? जब हिमांक में कमी आए तब जमना होता है। तो यहां जम जाएगा, जमने वाला टेम्परेचर है वो ज्ञात करना है, तो हमें डेल्टा टीएफ ज्ञात करना है, सीधी बात ही है। तो याद रखना, डेल्टा टीएफ इजिकल टू एक सूत्र होता है, और हम लिखते हैं के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे में एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर यहां 1000, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सूत्र लिखते हैं। हमें डेल्टा टीएफ वो ताप पूछा है, जमना यानी वह टेम्परेचर, वो डेल्टा टीएफ ज्ञात करना है जिस पर 250 ग्राम जल में और 54 ग्राम ग्लूकोज है वो जम जाता है। तो डेल्टा टीएफ इजिकल टू केएफ की वैल्यू ये रही 1.86, मैं लिखूंगा 1.86 इंटू डब्ल्यूबी होता है विलेय पदार्थ जो आप घोलते हो पानी में, विलायक में। तो यहां 54 ग्राम ग्लूकोज है, तो डब्ल्यूबी की वैल्यू यहां 54 ग्राम हो जाएगी, इंटू 1000 हम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां ग्राम मात्रा दी है विलायक की, तो ऊपर 1000 लगेगा। और यहां देखिए एमबी अनुभार होता है, एमबी विलेय पदार्थ का, यहां तो विलेय पदार्थ की मात्रा और यहां विलेय पदार्थ का अनुभार। तो विलेय पदार्थ कौन है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब आप इसका अनुभार देखोगे तो एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का कितना 72 हो गया, प्लस एक हाइड्रोजन का एक, यहां तो 12 हाइड्रोजन है तो ये 12 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहां तो 6 ऑक्सीजन है, तो याद रखना 16 की 96। इस प्रकार से ये सारा 180 हो गया, ग्लूकोज का 180 हो गया। तो यहां याद रखना अनुभार 180 आ जाएगा, और WA विलायक का
याद रखना जो मात्रा है वो ग्राम में, तो विलायक कौन है, विलायक पानी है और 250 ग्राम मात्रा है, तो 250 ग्राम विलायक की मात्रा आ जाएगी। और इस प्रकार से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ध्यान दें 2.232 केल्विन इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। अब आपको करना क्या है, आपको 273.15 जो केल्विन की शुद्ध वैल्यू है इसमें से ये 2.232 आप घटा देना, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 270 पॉइंट और आपके 270.9 केल्विन। तो इतने ताप पर और वो ग्लूकोज जम जाएगा, ठीक है ना। 273.15 में से ये जो वैल्यू निकाली है वो घटानी है आपको, तो अब जो टेम्परेचर आ रहा है केल्विन में इस ताप पर और वो ग्लूकोज जम जाएगा।